हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद गौरव सर पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ग्राम पंचायत अधिकारी की जो मुख्य परीक्षा 2023 में होने वाली है उसके जो टॉपिक 3 दिया गया है पंचायतों के वित्तीय स्रोत एवं कार्य योजना के बारे में। राज्य वित्त आयोग की संरचना, अधिकार एवं क्रियाकलाप एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण हेतु उठाए गए कदम, ये जो है पहला टॉपिक दिया गया है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग की स्थितियाँ। उत्तर प्रदेश के पंचम वित्त आयोग की स्थितियों अर्थात सिफारिश के आधार पर जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों को संक्रमित की जाने वाली धनराशि के उपभोग के संबंध में सम्यक विचार परंतु निम्नवत मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से जो है सुझाव दिया गया था। पंचायती राज संस्थाओं का अंश एवं धन वितरण का फार्मूला देखेंगे क्या था कि जो पंचम वित्त आयोग था उसके किस प्रकार से धन वितरण के फार्मूले अपनाते थे अर्थात तरीके अपनाते थे। पंचम राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के हेतु अवमुक्त धनराशि का जनपदवार विभाजन, 90% जनसंख्या 2011 की अर्थात 2011 की जो जनगणना है उसकी 90% जनसंख्या तथा 10% क्षेत्रफल के आधार पर चयन किया जाएगा धनराशि के वितरण में। दूसरा क्या है, राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतों के मध्य 15 संबंधे 70 के अनुपात में आवंटित किया जाएगा। फिर देखेंगे पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हेतु धनराशि का निर्धारण। तो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन एवं प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के प्रशिक्षण, अध्ययन, भ्रमण, शोध, प्रशिक्षण संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक आवर्ती व्यय के ग्रामीण निकायों हेतु प्रतिवर्ष संक्रमित की जाने वाली धनराशि में से राज्य स्तर पर पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15% धनराशि मात्राकृत की जाएगी या मात्राकृत धनराशि व्यवगत या व्यावर्ती नहीं होगी। फिर देखेंगे संक्रमित की जाए धनराशि के व्यय के मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से थे, आइए उसे हम देखते हैं। तो संक्रमण की जाने वाली धनराशि में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निम्नानुसार कार्य करेंगी। किसके अनुसार कार्य, क्या क्या उनके जो है प्रावधान किए गए हैं, किस प्रकार के मार्गों को अपना करके वो जो है धनराशि को व्यय करेंगे। तो शासकीय भवनों का रख रखाव, स्ट्रीट लाइट जो नगरों वगैरह में लाइट लगाए जाते हैं सड़कों के किनारे, ODF मतलब खुले में शौच से मुक्ति, शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों के विद्युत देयकों का भुगतान, पंचायतों की सड़कों का निर्माण का रख रखाव, पेयजल योजनाओं निर्माण व रख रखाव, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में धन का खर्च किया जाएगा, सामुदायिक शौचालय जन सुविधाओं में, अंत्योदय स्थल की बाउंड्री बनाने में खर्च किया जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं ग्रामीण शासकीय विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास व केंद्रीय वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग की धनराशि से किया जाता है। चूँकि केंद्रीय वित्त आयोग धनराशि पंचायत घर के निर्माण पर केंद्रित की जा रही है, इसलिए राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत जो धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है उससे स्कूलों में अवस्थापना सुविधाओं के उच्चीकरण विकास को वरीयता दी जाएगी। के स्वामित्व वाले गो आश्रय स्थलों के विकास एवं संचालन हेतु आवश्यक धनराशि का व्यय वित्त आयोग की धनराशि से करेंगे। PFMSE यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम व्यवस्था लागू करने के लिए निम्नानुसार कार्यवाही सेकर, चेकर और अप्रूवर द्वारा की जाएगी। ये जो है प्रारूप दिया गया है। ग्रामीण निकाय, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत एवं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का मेकर कौन होगा, ग्राम पंचायत सचिव होगा। उसका चेकर अर्थात कौन भुगतान करेगा, ग्राम पंचायत या प्रधान। क्षेत्र पंचायत का खंड विकास अधिकारी, जिला पंचायत का अपर मुख्य विकास अधिकारी तथा उनके चेकर क्रमशः ग्राम पंचायत प्रधान, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख अध्यक्ष, जिला पंचायत। उसके अप्रूवर कौन होंगे, सहायक विकास अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी या निदेशक पंचायती राज। फिर हम देखेंगे उसी में जो है दिया गया है पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर व आय के अन्य स्रोत। जब आप आधिकारिक पाठ्यक्रम में देखेंगे जो UPSSC ने जारी किया है उसमें दिया गया है पंचायत स्तर पर संग्रहित किए जाने वाले कर, उपकर एवं आय के अन्य स्रोत। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायत द्वारा नए कर लगाने या मौजूद करों की दर बढ़ाने के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कौन कौन सी है, आइए उसे हम देखते हैं क्रमशः। उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली 1947 में प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ग्राम पंचायत कोई नया कर, उपकर या शुल्क लगाने का प्रस्ताव करती है या इन करों, उपकरों या शुल्कों को निर्धारित सीमा के भीतर बढ़ाना चाहती है तो उसे उस प्रस्ताव की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके या आसपास क्षेत्रों में जाकर लोगों को सार्वजनिक सूचना देनी होती है। ये उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियमावली में दिया गया है।
फिर इस नोटिस में यह भी लिखा होना चाहिए कि लोग नोटिस को निर्दिष्ट तिथि तक, अर्थात जो तिथि उसमें निर्धारित किया गया है उसकी तिथि तक ग्राम पंचायत के सचिव के पास आकर अपनी आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अर्थात जब नोटिस जारी होगा तो उसमें जो भी उनके लिए जो आपत्तियां होंगी, जो उनके लिए सही नहीं लगेगा, जो असुविधाजनक होगा, उस पर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। कम से कम 15 दिन की अग्रिम सूचना दी जानी चाहिए ताकि लोग अपनी आपत्तियां दर्ज कराने में सक्षम हों। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत को अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ढोल बजाकर नए कर या शुल्क, उपकर या लगाए गए वर्तमान करों की बढ़ाने की आशय की घोषणा करने की भी अनिवार्यता होती है। माध्यम से भी जो है उसकी चर्चा की जानी चाहिए। यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उस पर जो है बैठक करके उसका निर्णय लिया जाता है कि क्या प्रावधान किया जाना चाहिए, क्या उचित होगा। फिर इसके बाद ग्राम पंचायत कर लगाने या बढ़ाने के निर्णय लेती है कि क्या किया जाना चाहिए। की मंजूरी मिल जाती है तो ग्राम सभा के मंजूरी के बाद प्रधान को प्रस्ताव की मंजूरी के लिए नियत प्राधिकारी के पास जाता है। इसके बाद नए कर लगाए जा सकते हैं, अर्थात ये प्राविधियाँ अपनाई जाती है। फिर आगे हम देखेंगे कि क्या क्या जो है उसके प्रावधान किए गए थे, किस प्रकार पंचायतों को शुल्क वसूलने का क्या क्या प्रावधान थे। आइए उसको हम आगे देखते हैं। पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले कर और शुल्क क्यों कौन कौन से हैं उसे हम देखते हैं। ए, उन क्षेत्रों में जहां मध्यस्थों के अधिकार, स्वामित्व और जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अनुसार क्या है, जौनसार बावर जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1956 अथवा कुमाऊं एवं उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1960 के अंतर्गत सरकार द्वारा वापस लिए गए, वहाँ कम से कम 25 पैसे और देय भू राजस्व पर अधिक से अधिक 50 पैसे कर देय होगा निम्न नियम के अनुसार। किसके? जमींदारी विनाश अधिनियम 1950 एवं जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1956 एवं कुमाऊं उत्तराखंड अधिनियम 1960 के अंतर्गत ये 25 पैसे और 50 पैसे कर देय होगा। ऊपर उल्लिखित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भू राजस्व पर कम से कम 25 पैसा और देय भू राजस्व की राशि से अधिक 50 पैसे किराएदार द्वारा वसूला जा सकता है। थिएटर, सिनेमा या इसी तरह अस्थायी रूप से पंचायत क्षेत्र में लगने वाले मनोरंजन क्रियाकलापों पर कर। जानवर पर मालिक द्वारा देय कर कितना होना चाहिए? प्रतिवर्ष प्रति पशु 3 रुपया से अधिक नहीं। गैर यांत्रिक वाहनों पर लगने वाला कर प्रतिवर्ष प्रति वाहन 6 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत के स्वामित्व या इसके नियंत्रण में आने वाले बाजारों, हाटों, मेलों में सामान बेचने वाले व्यक्तियों पर लगने वाला कर। ग्राम पंचायत के स्वामित्व या इसके नियंत्रण में आने वाले किसी स्थान पर लगे बाजार में बेचे गए जानवरों को पंजीकृत कराया जाता है। बूचड़ खानों और शिविर स्थलों के उपयोग हेतु शुल्क। जल कर, जहां पर घरेलू खपत के लिए जलापूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा कराई जाती है उसके लिए कर। बूचड़ खानों से वसूला जाता है कर। निजी शौचालय के मालिकों और नालियों की सफाई द्वारा कर देय होगा। यदि सफाई किसके द्वारा की जाती है? ग्राम पंचायत की एजेंसी द्वारा की जाती है। व्यक्तिगत शौचालय का सफाई किया जाता है तो उसके लिए भी कर वसूला जाता है। सड़कों की सफाई एवं प्रकाश व्यवस्था तथा स्वच्छता हेतु कर वसूला जाता है। सिंचाई कर वहाँ देय होगा जहाँ सिंचाई की जलापूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित या अनुरक्षित किसी लघु सिंचाई परियोजना के माध्यम से की जाती हो। फिर आइए देखते हैं अगला टॉपिक है, उसी में राज्य वित्त आयोग की संरचना अधिकार। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 क में उल्लिखित है कि वित्त आयोग, राज्यपाल, संविधान। वित्त आयोग क्या करेगा? आइए उसको हम पहले देखते हैं। राज्यपाल संविधान 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र, उसके पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष के अवसान पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्यपाल का निम्नलिखित बात पर सिफारिश करने के लिए एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो कौन गठन करेगा? तो राज्यपाल गठन करेगा। आप कमेंट में बताइए कि जो है वित्त आयोग का गठन, किस राज्य वित्त आयोग का गठन और किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ये जो है पंचायती राज व्यवस्था में पढ़ाया गया है। फिर देखेंगे क्या है क सिद्धांत जो निम्नलिखित को शासित करेंगे। एक राज्य द्वारा उद्गृहित करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम का राज्य और ग्राम पंचायत, क्षेत्र, जिला पंचायत और ग्राम पंचायतों के बीच वितरण, जिसे उनके बीच वितरित किया जा सकेगा, और ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के बीच ऐसे आगमों को अपने अपने अंशों का आवंटन। दूसरा क्या है? ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों का अवधारण जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत
और जिला पंचायतों को समुद्देशित किए जा सकेंगे, उनके द्वारा विनियोजित किए जा सकेंगे। तीसरा, राज्य की संचित निधि में से ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को सहायता अनुदान दिया जाता है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपाय अपनाए गए। कोई अन्य विषय जो राज्यपाल द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों को ठोस वित्त व्यवस्था के हित में आयोग को विनिर्दिष्ट किए जाएं। वित्त आयोग को एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे। वित्त आयोग के कितने? एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होंगे जो ऐसी अर्हताएँ रखेंगे और ऐसी रीत से चयनित किए जाएंगे जैसे कि नियत किया जाएगा, ऐसी जो है अर्हताओं को वो लोग रखेंगे। वित्त आयोग अपनी प्रक्रिया अवधारित करेगा। वित्त आयोग का अध्यक्ष वित्त आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य स्वहस्ताक्षरित और राज्यपाल को संबोधित पत्र द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है, किंतु त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने तक अपने पद पर बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक कि जो है नया सदस्य या अध्यक्ष नहीं आ जाएगा। वित्त आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के पद की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसके पूर्वाधिकारी शेष अवधि तक के लिए भरा जा सकता है। वित्त आयोग को अपने कृत्यों के संपादन की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी उनकी शक्तियाँ होती हैं। अर्थात किसी अधिकारी या प्राधिकारी से किसी अभिलेख को मांग सकता है, साक्ष्य देने या अभिलेख प्रस्तुत करने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकता है, एवं ऐसी अन्य शक्तियाँ जैसे कि नियत की जाए उन शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है, जैसा राज्यपाल उनको शक्ति प्रदान करे। राज्यपाल इस धारा के अधीन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकारक ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगा। फिर हम देखेंगे केंद्रीय वित्त आयोग की पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में उसकी भूमिका क्या है। इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आपकी वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।